गुड मॉर्निंग और नमस्कार सभी मित्रों को। प्रश्न तो और भी बहुत से पड़े हुए हैं, तो कभी कभी जैसा समय मिलता जाएगा थोड़ी बहुत बात कर लिया करेंगे। और आप मेरे बातों से कोई अर्थ का अनर्थ मत कर लिया करें, नहीं तो उलझन बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ किसी की उलझन बढ़ाने के लिए नहीं हूँ। सब ओशो के प्रेमी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी मन में कभी कभी शिकायत का भाव आ जाता है। हम कहते हैं सभी स्वीकार कर लो, तो हमारा मन ऐसा है कि कैसे सब स्वीकार कर ले। तो उसी से संबंधित एक और प्रश्न है स्वामी आनंद राज। मुझे लगता है शायद नेपाल के हैं, पता नहीं। खैर, उनका प्रश्न सुनिए गौर से। स्वामी जी, नव संन्यास की यह हालत देख के बहुत रोया। यह ध्यान केंद्र की तस्वीर है। कृपया ध्यान केंद्र कैसा हो, संचालक कैसा हो, इस संबंध में ओशो के स्पष्ट निर्देशन क्या हैं? स्पष्ट मापदंड सहित विस्तार पूर्वक एक पोस्ट की अपेक्षा करता नहीं हूँ। अहो भाव नमन स्वामी आनंद राज। आप उनने ये ध्यान केंद्र की तस्वीर है। स्वामी आनंद राज ने किसी ध्यान केंद्र की फ़ोटो भेजी है, तो मैं कमेंट में वो आपको दिखा दूंगा कि वो किस तस्वीर की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि कोई ओशो ने ऐसे सख्त या पक्के नियम नहीं दिए हैं कि ऐसा ऐसे ही करना चाहिए। हर तरह का व्यक्ति अलग अलग समाज से कहाँ से आया है, किस विशेष परिवार में उसका जन्म हुआ है, उसने आसपास से क्या सीखा है, तो सब के हमारे जो दिमाग है, मस्तिष्क हैं, सबकी प्रोग्रामिंग हुई है। न मालूम क्या क्या हमारे मन में डाल दिया गया है, और उसी को हम सच समझते हैं कि यही एक ठीक है। बाकी तो हर एक धर्म वाला जो तथाकथित धर्म है, जो अनुयायी है, मानने वाले लोग हैं, वो दूसरों को गलत समझते हैं, वो खुद को तो सही समझते हैं। तो हमारा सामान्य मन है कि हम सही हैं, बाकी ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, सभी गलत हैं। कई लोग दावा भी करते हैं अपने सत्य होने का। मेरे पास ऐसा कोई दावा नहीं है कि, लेकिन आपको बहुत रोना आया ध्यान केंद्र की तस्वीर देखकर। वो तस्वीर मैंने भी देखी। अब कोई क्या करे, वो सुपरमार्केट की तस्वीर है। जैसे आप बिग बाज़ार में जाते हैं ना, तो हर चीज़ वहाँ, तो बहुत सारी उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और वहाँ के संचालक हैं, उसकी भी तस्वीर या मूर्ति है शायद, जो ध्यान केंद्र चलाते हैं। और न मालूम कौन कौन से महाराज और बाबा वगैरह सब हैं। तो एक सुपरमार्केट जैसा वो माहौल है कि भाई ये भी देवता है, वो भी देवता है, ये भी भगवान है, और ये भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। तो सभी गुरु को वो दीप जला के हार फूल, जो भी पुराना ढंग है भारत में मंदिरों का, वैसा। तो ऐसी उनकी कंडीशन होगी, उस घर से ऐसे आए होंगे कि भाई जहाँ सबकी पूजा होती है। इससे किसी को हानि तो नहीं है। आपको रोना आया, आश्चर्य होता है। भाई वो आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि आप भी जाके पूजा करो, या और हाथ जोड़ लेने में, सर झुका लेने में झंझट कम हो जाती है। लेकिन क्या है कि ऐसी जगह जाने ही क्यों। एक बार आपने देख लिया, बात ख़त्म हो गई। उनकी वो जाने समझाने जाएंगे तो चर्चा ऐसी होगी कि बस पूछो मत। भाई कई लोग हैं अलग अलग ढंग के। अब किसी को अभी मैं एक शिविर हुआ था भारत में, मुझे निमंत्रित किया गया था संचालन करने के लिए। तो मैं गया वहाँ, तो काफ़ी लोग आए थे, 125 लोग आए थे। और भी 50 कुछ बोलते हैं 45 लोग नहीं को इनकार कर दिया, क्योंकि जगह इतनी नहीं थी या दूसरों को जगह दे दी थी। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग। मैं तो भाई भारत में रहता नहीं हूँ, इतने लोग कैसे आ गए। बड़ी जगह, बड़ी महंगी जगह थी, अच्छा रिजॉर्ट वगैरह था। तो भाई सुबह ध्यान, शाम को तो मैंने देखा तो काफ़ी रौनक थी। जब पहली बार सुबह सक्रिय ध्यान के लिए जब हम गए वहाँ, तो वही 20-25 लोग थे। मतलब 125 लोगों में से 100 लोग नदारत थे, सक्रिय ध्यान के लिए कोई आए ही नहीं। थोड़े से लोग थे, तो भाई मैंने अपने ढंग से
जैसा जैसा मैं सक्रिय ध्यान करता हूँ ना, मैं वो फॉर्मल नहीं करता हूँ 10-10 मिनट का तो जैसा उस ज़माने में बिना संगीत के होता था। तो खैर ये तो मेरा पर्सनल मामला था, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पूछा भाई आप क्या-क्या करते हैं, कौन-कौन सा ध्यान वगैरह किया है, तो मैंने लगा ठीक है आप कुछ नया करके देखें, नए ढंग से करके देखें। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि नहीं ओशो ने ऐसा कहा है, वो केंद्र में ऐसा होता है, वो तो ऐसा करवाते हैं। मैं दूसरों की बातें नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ, तो मैं कुछ और किस्म का आदमी हूँ। तो कुछ लोगों को बात जची, उन्होंने ध्यान किया भी सही, और कुछ लोगों को मेरी बात नहीं जची। तो अब लोगों की स्वतंत्रता है, ज़रूरी नहीं है कि उनसे आप अपेक्षा रखें कि आप उनसे आपसे सहमत हों और आप उनसे सहमत हों। कोई हिंदू के घर से आया है तो पुरानी आदत है पूजा पाठ करने की, हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो ठीक है पढ़ने दो। जब वो तो उसके अंदर से जो समझ विकसित होगी, जो छूटने योग्य होगा जो छूट जाएगा। और कुछ लोग तो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बोलते हर्ज क्या है, हो सकता है हनुमान जी आशीर्वाद दे दें। तो ऐसा है कि जो मन में बड़ा अचेतन जो बहुत शिक्षा जो हमें बचपन से मिली है, जैन घर से आया है तो उसको लाख ओशो को सुने, लेकिन तो हर एक का ऐसा मामला है जो बचपन में हमें सिखाया गया है वो आसानी से नहीं छूटता है। बहुत मुश्किल है इतना सजग होना कि हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, हमें एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया गया, और उसी दृष्टि से हम सबकी तुलना करते हैं, देखते हैं और उसी को हम सच मानते हैं। तो भाई ये बड़ा उल्टा सीधा प्रश्न है कि ध्यान केंद्र कैसा हो, संचालक कैसा हो। इस संबंध में ओशो ने तो मेरे सामने जो बम्बई की बात बताऊं आपको कि एक बार जर्मनी से एक युवक आया था, 22 साल का होगा, 22-23 साल का, मेरी उम्र का ही था, मैं भी उसी वक्त इतनी उम्र का था, नया नया सब। तो थोड़े दिन मुंबई में रहा और चौपाटी पे सक्रिय ध्यान वगैरह करने आया करता था। फिर वो वापस जर्मनी जाने लगा तो ओशो से मिलने गया। तो मेरी आदत थी वहाँ, मैं सुबह वहीं होता था 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक। महायोग लक्ष्मी होती थी, मैं होता था और 2-3 लोग होते थे बस। तो ओशो से मिलने गया तो मैं भी उसके साथ चला गया। तो उसने बोला भाई मैं वापस जा रहा हूँ जर्मनी। तो ओशो ने कहा अच्छी बात है, कैसा ध्यान वगैरह। बोला हाँ ध्यान वगैरह मैं करता था और मेरे पास 2-3 किताबें हैं। तो ओशो ने उनको 2-3 किताबें और अपनी तरफ से गिफ्ट दिलवाई। और माँ लक्ष्मी को बोला कि भाई वो कैसेट लेके आओ। तो माँ लक्ष्मी ढेर सारी कैसेट लेके आई, 10-12 अंग्रेजी की, उसको दे दी। और कुछ पत्रिका थी उन दिनों, सन्यास अंग्रेजी की सन्यास पत्रिका, तो वो उसको दे दी 4-5 कॉपियाँ। और फिर ओशो ने कहा कि ये लो, और मालाएं दे दी उसको कम से कम 10 मालाएं होंगी, वो दे दी और नाम भी दे दिए ओशो ने लिख के। वो बेचारा देखता रहा कि ये क्या, ये मुझे क्या। तो बोले कि यू गो एंड ओपन ए सेंटर। तो ओशो तो बोलता कि हाउ, वो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। बोलता है कि मैं तो लोगों के साथ रहता हूँ और अभी वो उसमें गेस्ट था, वो क्या बोलते हैं उनका, स्टूडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ रहता हूँ, और मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं कैसे सेंटर खोल सकता हूँ। बोलता नो नो नो, इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर द टी। अपने मित्रों को चाय के लिए बुलाना, रविवार के दिन छुट्टी का दिन हो तब, और ये कैसेट चला देना और ये पत्रिकाएं रखना और ध्यान वगैरह के बारे में चर्चा करना। जो ध्यान करने को उत्सुक हों तो मिल के कहीं जाके ध्यान कर लिया करो, पार्क में, इधर उधर जहाँ भी हो। तो उस ज़माने में ज़्यादा ध्यान होते भी नहीं थे आजकल तो बड़ी वैरायटी है ध्यान की, ये ध्यान है, वो ध्यान है, बहुत सारे ध्यान ओशो ने। उस ज़माने में मूल रूप से हम सक्रिय ध्यान करते थे सुबह, और घर में शाम को त्राटक ध्यान करते थे। तो वो थोड़ा चौंका तो सही, लेकिन इनकार भी नहीं कर सका कि अब क्या करे। ओशो ने कहा जो संन्यास लेना चाहिए उसको संन्यास दे दो। तो 10 नाम और 10 मालाएं उसको दे दी, वो लेके चला गया। बरसों बाद वो मुझे किसी शहर में मिला था, संयोग की बात है, जर्मनी में मैं 18 साल रहा हूँ। तो उसने मुझे पहचान लिया, मैंने भी उसको ज़रा गौर से देखा। तो बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि मैंने तो कोई सेंटर वगैरह नहीं खोला,
और मैंने किसी सेंटर में जाके वो माला और वो नाम वगैरह दे दिए, पत्रिकाएं भी मैंने वहाँ दे दी। मैं तो स्टूडेंट था, उसने कोई संन्यास वगैरह गंभीरता से लिया भी नहीं था। बस वो क्या है कि भारत में घूमने आया होगा, कहीं आश्रम में भटका होगा, तो ओशो की बात जस गई। तो ओशो ने बड़े प्रयोग किए हैं कि हर शहर में आधे आधे घंटे के हिसाब से, मतलब कि घूमते फिरते आप निकलें तो आधे घंटे की दूरी पर छोटा सा सेंटर हो ओशो का। बड़ा कम्यून हो, आश्रम हो तो दूर की बात है। तो मेरे सामने उन्होंने कई लोगों को संन्यास भी दिया, सेंटर के नाम भी दिए हैं। मुझे भी 1976 में इसी मार्च अप्रैल महीने में लंदन में आके सेंटर खोलने के लिए कहा था, नाम भी दे दिया था, आशीष भी दे दिए थे। मैं 76 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि बीज तो ओशो ने बहुत बोए जगह जगह, कहीं कहीं वो अंकुरित हो गए, कहीं वृक्ष बन गए, कहीं फल फूल लगे हैं। तो कोई सख्त नियम नहीं दिए, 2-4 मित्र मिलकर ध्यान साधना करें। आप अकेले हों तो आप अपना ध्यान जारी रखें और लोगों का सहयोग मिलता जाए। आपके पास कैसी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से आप करते रहें। और कोई बहुत सख्त नियम नहीं है, लेकिन क्या ध्यान करने की सुविधा हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो आप ज़रा घूम फिर के देखें दूसरे, और ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ध्यान केंद्र खोलना चाहते हैं। तो अभी समय आ गया है कि मैं वो अधूरी बात छूट गई थी पिछली बार। मैं ऋषिकेश में था, कोई हमारे ओशो के सन्यासी मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो किसी के घर पे जाके बैठ के एकांत में इंटरव्यू शुरू हुआ। तो उनके साथ एक और व्यक्ति आए थे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मुझे नहीं पता था वो कौन है क्या है। तो मेरा इंटरव्यू चल रहा था और वो साथ में बैठे थे। बस ये छोटी सी मुलाकात थी हमारी, कुछ 1-1.5 घंटे की। चाय पानी पी और सब विदा हो गए। फिर मैं कहीं ठहरा था एक आश्रम में, गंगा धाम में। संयोग की बात है कि मुझे नहीं पता था गंगा धाम है कहाँ है क्या है, लेकिन फेसबुक की वजह से कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी अरे आप वहाँ से आए हैं। तो खैर मैं वहाँ रहता था, तो 2-3 हफ्ते से मैं वहाँ रुका हुआ था, शायद महीना भर हो गया था मुझे। और उनके जो संचालक थे बड़े प्रेमी थे। उन्होंने बोला, स्वामी जी यहीं रहिए, यहीं कुछ कराइए, यहीं मेडिटेशन कैंप करवाइए। तो वहाँ भी मैंने कैंप ले लिया। उस दौरान वो व्यक्ति आए जो इंटरव्यू में उनके साथ आए थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने कहा, बोला आप चलिए, मैंने बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छी जगह है, ऐसा है वैसा, आप वहाँ आइए, वहाँ कैंप करवाइए। तो मैं बोला, मैं तो यहाँ ठहरा हूँ, मैं ठीक ठाक। बोले नहीं आप चलो सही। तो गाड़ी लेके आए थे, तो मैंने चलो जाके देख लेते हैं। जाके देखा तो वाकई में बहुत जगह सुंदर थी। पहाड़ी के ऊपर स्विमिंग पूल था और अच्छे कॉटेज बने हुए थे, चारों तरफ बड़ा सुंदर दृश्य था ऊंचाई पर। और अच्छा स्टैंडर्ड का उन्होंने बनाया, देखने में तो बहुत, किचन अलग है सब कुछ। बोला आप यहाँ रहिए और मेडिटेशन कम करवाइए। तो बोला ठीक है, अभी तो मैं वहाँ रुका हूँ गंगा धाम में, थोड़े दिन बाद। बोला नहीं आप अभी डेट दे दीजिए ताकि मैं लोगों को निमंत्रण भेज दूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो वापस लंदन जाने के पहले चलो कर लेते हैं कैंप। तो मैंने उनको तारीख दे दी और वो मुझे लेने आ गए। तो बोले कि इतने लोग आने वाले हैं 3 दिन बाद, और मेरे इतने लोग वहाँ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, वहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। मैं गया तो भाई मुश्किल से 4-5 लोग थे, और उनके जो आने वाले थे वो नहीं आए। खैर उन्होंने मेरी अच्छी व्यवस्था करी, खाना पीना रहना सब, आप बेफिक्र रहिए और झूम पे आ जाइए। मैं बोला भाई मैं झूम नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा कोई परिचय तो था नहीं कि वो क्या है, कौन है, क्या है। फिर वो क्या है कि वो तो एक गेस्ट हाउस की तरह, होटल की तरह उसे चलाना चाहते थे कि लोग आएंगे तो भाई उनका कारोबार है, बिजनेसमैन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा। तो लोग आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एकांत में अपना मौज मजाक करने, और वो सुबह मुझे आके बोले, स्वामी जी आइए और नाश्ता तैयार है। तो मैं जाके देखता हूँ तो 2-3 लोग बैठे हैं अपनी अपनी प्रेमिका को लेके और नाश्ता कर रहे हैं। तो उनसे मेरा परिचय कराएं, ये ओशो के बड़े पुराने सन्यासी हैं और ऐसा है। अब उनको क्या, उन्होंने नाम भी नहीं सुना है कौन है ओशो और क्या है, उनको क्या लेना देना।
उनके प्रश्न से था, ओ यू आर फॉलोवर ऑफ ओशो, हूँ इज ओशो व्हाट। हर रोज़ यही कोई मुझसे मिलना आना चाहता है तो उससे वो बोलते कि स्वामी जी के साथ लंच लेने के लिए 200 रुपये लगेंगे। एक तरह की अपना कारोबार चलाना चाहता था, मुझे भी अपना यूज़ करना चाहते थे अपना सेंटर चलाने के। और लोग ऐसे पागल हैं कैंप लेने के लिए, मेडिटेशन कैंप लेके, बस आप जगह बना दो तो कोई भी आके। तो फिर मैंने देखा तो वो मांसाहार भी चलाना चाहते थे, क्योंकि लोग वो मांसाहार करना चाहते हैं। वो 5 स्टार होटल की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो मुझे बोला स्वामी जी मैं बोला ये भाई ये शराब और मांस यहाँ नहीं चलेगा। बोलता नहीं मैं अलग किचन बना दूंगा। अरे बोला कि ये टूरिस्ट लोगों के लिए जगह है, तुम ध्यान के अंदर तुमने हाल वगैरह सब यहाँ ये सब क्या। तो मैंने उनको ज़रा झाड़ दिया। फिर उनके बातचीत हुई मेरी उनकी अच्छी तरह से, तो पता चला कि ना तो उन्होंने ओशो को ठीक से सुना है ना पढ़ा है, बस संन्यास उन्होंने कुछ 4-6 महीने पहले कहीं संन्यास ले लिया होगा। पैसा है उनके पास तो चाहते हैं कि भाई देश विदेश से लोग आएंगे, इतनी अच्छी जगह है, जगह तो अच्छी है, लेकिन उनका इरादा ये है कि धंधा करना है, देश विदेश से लोग आए तो शराब भी हो, मांसाहार भी हो, ये भी हो, सब कुछ हो। तो एक तरह का रिजॉर्ट उन्होंने बनाया था। तो मेरा उनके साथ जमा नहीं, मैं तो वापस चला आया। मैं बोला कि ये मैं सहयोग नहीं कर सकता आप। तो ऐसे विकृति भी आ रही है, संन्यास के नाम पर अलग अलग तरह के केंद्र बने हुए हैं। तो अब मैंने कोई ठेका तो नहीं ले लिया कि सबको जाके डंडा लेके सिखाऊं कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। ओशो ने सब कुछ स्वतंत्रता दे रखी है, जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही लोग उसके आसपास आएंगे। और ऐसे कई सेंटर खुले हैं और बंद हो गए हैं। विदेशों में भी, जर्मनी में भी मेरे सामने कई ध्यान केंद्र खुले, और फिर उनकी कहानी सब सुनाऊंगा तो आपको हैरानी होगी। विधायक भी हूँ मैं, और जो मैंने गलत देखा है उसकी बात करूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि आप सिवाय बुराई के कुछ नहीं करते हैं। नहीं जी, इस जीवन में सभी साथ है, अच्छा बुरा सब कुछ है। हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए अपना निर्णय खुद लें, और मुझसे मत पूछे कि कैसा संचालक होना चाहिए। मैं संचालक नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी संचालक वगैरह नहीं हूँ। तो मित्रों का प्रेम है कि वो उन्होंने बुला लिया मुझे। हाँ, अपना मौज में रहते हैं, उससे कुछ निकले कोई बुला लेता है तो चले जाते हैं। बाकी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये सब करना है। तो आप घूमिए, सभी तरह के आश्रमों में जाइए और देखिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए। बाकी जो मापदंड तो क्या है, जहाँ ध्यान साधना हो। ओशो ने जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया ध्यान साधना का, वो एक ज़ेन स्टोरी उन्होंने कही है, कहानी कि कोई आश्रम देखने आया था विजिटर, तो उसको ले गया, दिखाया कि ये किचन है, ये हमारा वाचनालय है, और यहाँ ये है, ये बगीचा है वगैरह वगैरह। फिर एक बड़े से हॉल में गए, वहाँ गए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये यहाँ क्या करते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो बार बार उसने 2-3 बार पूछा कि भाई ये क्या जगह है और यहाँ लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं करते हैं। मतलब इतना भी नहीं कहा होगा, गुरु मैं भूल गया, मैं तो बहुत सारी कहानियाँ भी भूल गया हूँ आजकल। यानी कि ध्यान किया नहीं जा सकता, क्रिया नहीं है ध्यान। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ नहीं कर रहे, कि मतलब कि ध्यान क्रिया नहीं है, विधि बहुत है। ध्यान जब विधि करते करते ध्यान का पता चल जाता, तब आपको पता चलता है कि ध्यान क्रिया नहीं है, बोध है, अवेयरनेस है, जागृत अवस्था है। अभी और यहीं रहने का एक, वो क्या कहने चाहिए कि एक ये बड़ा मुश्किल है, नेक। हाँ, अंग्रेजी में अच्छा शब्द है, नेक है। स्प्लिट सेकंड में एकदम पता चल जाता कि भाई मैं बहुत कुछ कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन है तो ये है कि इससे कभी मैं अलग था ही नहीं अपने ध्यान से। तो ऐसा है कि ध्यान केंद्र कैसा होना चाहिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वैसा होना चाहिए। जहाँ आपको अच्छा ना लगे उसको छोड़िए। अब सबके पीछे भागने से
सारी दुनिया में नए नए केंद्र खुलते जा रहे हैं, खुलते जाएंगे, बड़े बड़े आश्रम बनेंगे ओशो के। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, देखती जाइए आगे आगे होता है क्या। इब्तदा इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देख आगे आगे होता है क्या। तो बहुत कुछ होने वाला है जी। सही और गलत लोग हर जगह हैं, लेकिन हमें अपना जो ध्यान साधना है अपनी व्यक्तिगत रूप से उसे जारी रखें। दूसरों के बारे में निर्णय लेना ठीक नहीं है। पूना में इतना बड़ा उपद्रव चल रहा है, अब क्या हम क्या कहें उसके बारे में। जिसको जैसा लगा उसने वैसा किया, झगड़ा तो चलता रहेगा, और मैं किसी झगड़े में पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैंने बहुत कर लिया पहले खटपट। हाँ, मैं तो जहाँ भी रहा हूँ, माँ आनंद बधू के साथ रहा हूँ, तो वहाँ भी खटपट होती थी हमारी। और वुडलैंड में भी लक्ष्मी के साथ भी 1-2 बार खटपट होगी, पूना आश्रम में भी। इसलिए मैं आश्रम में रहा हूँ पूना में भी, और लेकिन मैं कभी टिका नहीं कहीं। मैं घुमक्कड़ किस्म का व्यक्ति हूँ, अपना अकेले में मस्ती में रहता हूँ। जहाँ भी 4 लोग आएंगे वहाँ समझौता करना पड़ेगा, और हमारे जैसा व्यक्ति ज़्यादा समझौता करता नहीं है, तो क्यों मुश्किल में डालना किसी को। अपने स्वभाव को जब डाल लिया तो फिर समझौता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी से प्रश्न में इतनी सारी बातें हमने कर दी, और कोई आपको विशेष उत्तर दिया नहीं है जिसको आप पकड़ लें। अपने अनुभव से देखें, अपने अनुभव से जानें, और फिर अपनी अकेले की यात्रा है फाइनली। तो हरि ओम तत्सत।